आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं। आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। मैं स्टूडियो में बैठ करके जनता के मालिक हैं क्या? आप एजेंडा चलाते हो बस, अपने शहीदों को मरवा करके चुनाव। सबसे पहले 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और डीमोनेटाइजेशन के समय में जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि आपकी अर्थव्यवस्था 2% नीचे जाएगी, वो 2% नीचे गई। उदित राज जी, जिस मुद्दे को विपक्ष ने इतना उठाया हुआ है उसमें जनता तो मोदी जी के साथ है। ईडी सीबीआई जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पहले की सरकारें सोई रही, ये लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप? गलत मुद्दा पकड़ लिया? गलत मुद्दा नहीं पकड़ा है। आप लोग बीजेपी का प्रचार करते हो, कोई सच्चाई नहीं होती है। सर्वे वर्वे सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करना, आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं और चाहे देश बर्बाद हो जाए आपकी चिंता नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कभी पूछा है जितने सवाल मोदी कितने बार आपने ये चलाया जो राहुल जी ने पूछा कि सेल कंपनियां जो मॉरिशस में बनी हुई हैं वो कहाँ से पैसा है? कितने बार आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया? आप बताइए। और ये जितने सवाल अडानी के ऊपर पूछे गए हैं, जो लूट है, कितना आपने किया है? तो ये इसमें सब कुछ नहीं है। आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। चलिए उदित राज जी, हम पर विश्वास आपको नहीं है ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे, लेकिन आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, ये दुख की बात है, क्योंकि इसी जनता के वोट लेने हैं आपको। जयवीर शेरगिल, आप जनता के मालिक हैं क्या? आप जनता में बैठ भैया नहीं, मालिक तो आप ही हैं। मैं तो स्टूडियो में बैठ करके जनता के मालिक हैं क्या? मैं तो छोटी सी पत्रकार हूं और ये सर्वे तो करने वाला टाइम्स नाउ नहीं है, ईटीजी है। ईटीजी रिसर्च कर रहा है। अरे ये तो कोई रिसर्च नहीं है, ये तो बीजेपी का रिसर्च है। क्या रिसर्च है इसमें? कुछ नहीं। मैंने तो पूछा ना कि सेल कंपनियां जो बनाया अडानी ने, उसका कोई आपने कितने बार आपने कार्यक्रम करे? अब नहीं मानेंगे। आप बताइए। उदित राज जी, मुझे लगता है कि 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम में तो आप भी थे। वो हिंदी के चैनल पर हुए हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर हुए हैं, और अंग्रेजी में टाइम्स नाउ पर भी लगातार ये डिबेट चल रही है। लेकिन आप मोदी जी आप हैं कि मानते ही नहीं। नहीं, मोदी जी ने एक बार जवाब दिया अडानी के सवाल पर जो पूछा गया स्पेसिफिक है, एक जवाब मुंह खोला उन्होंने। चलिए, एक बार मुंह खोला हो। आप बताइए चीन के बारे में कितना आपने किया है? आप एजेंडा चलाते हो बस, नहीं तो बीजेपी के लिए चलाते हैं, हमें सब उदित राज जी, काश जनता भी आपकी तरह सोचती तो शायद इन सवालों के जवाब अलग आते। लेकिन आप लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है, आपके वजह चैनलों से वजह। उदित राज जी, आपका गुस्सा मैं समझ रही हूँ, आपका गुस्सा मैं समझ रही हूँ। 10 साल होने वाले हैं, अब सत्ता से बाहर हैं, आपका गुस्सा मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। नविका जी, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन एक बार आपने पूछा कि मोदी जी आप जवाब क्यों नहीं बोलते, अडानी पर मुंह क्यों नहीं खोलते, चीन पर मुंह क्यों नहीं खोलते? भाई सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते? एक बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जुबान खोला, ये सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। जयवीर शेरगिल, मेरा सवाल आपसे है। अब उदित राज जी ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम आपका एजेंडा चलाते हैं। आगे के सवालों में पता चल जाएगा कौन किसका एजेंडा चला रहा है। लेकिन उदित राज जी बहुत गुस्से में है, सदमे में है, क्या जवाब देंगे? गुस्से में नहीं हूँ नमिका जी, कोई गुस्से में नहीं हूँ। अपने शहीदों को मरवा करके चुनाव। सबसे पहले तो उम्मीद है नाविका जी, आज उदित राज जी जाके राहुल गांधी जी को जरूर बताएंगे देश में लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि जिस चैनल पे उनको बुलाया गया अतिथि के द्वारा अपनी बात रखने के लिए, उसी चैनल पे उन्होंने कीचड़ उछाला और फिर भी उसी चैनल की पत्र नाविका जी ने उनको समय दिया। तो देश में लोकतंत्र जिंदा है, ये राहुल गांधी जी को जरूर जाके बताएंगे। दूसरी बात, अब 2024 और अदानी जी का, क्योंकि प्रश्न चल रहे हैं। पहला प्रश्न अदानी जी का। नाविका जी, 2024 में सूरज
पश्चिम से उग सकता है, शेर की बकरी से दोस्ती हो सकती है, घोड़ा घास से दोस्ती कर सकता है, डायनासोर धरती पे वापस आ सकते हैं, पर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। ये मैं अहंकार में नहीं, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता हूं। उसके 2-3 कारण है। अदानी का विषय भी पहला कारण, 2024 का चुनाव माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी और सरकार के अच्छे काम पे, देश के किसान पे, देश की महिलाओं के लिए जो योजना, जो बॉर्डर सुरक्षा के लिए काम किए हैं, 220 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए हैं, उनके बल पे लड़ रही है। कांग्रेस 2024 का जो चुनाव है वो जॉर्ज सोरोस, बीबीसी, चीन, आतिक अहमद की तारीफें, पिछड़े समाज का जो अपमान किया है उसके बल पे लड़ेंगे। आज 2014 में जब चुनाव आया था तो जनता पूछती थी, जब मोदी जी आए थे, ये कैसे होगा। 2019 में बदल गया नैरेटिव, इतना कुछ कैसे हो गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आशुतोष जी, ये तमाम सवाल कुछ तो रुख बता रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, बट इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है बेरोजगारी और महंगाई का सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उसको इग्नोर करती रही। अभी जयवीर शेरगिल ने कम से कम ये कहा कि कम से कम जो महंगाई, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो नीचे गया है। लेकिन आपको याद होगा जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, सीएमआई का डेटा आया था, नेसो का डेटा आया था, तब सरकार के किसी मंत्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और हालांकि चुनाव होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, जिस मसले पर वो आए थे 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर 46% लोग अब कहते हैं कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सरकार असफल हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 34% लोग महंगाई, इसका मतलब 80% लोगों की सबसे बड़ी चिंता महंगाई और रोजगार है। महंगाई और रोजगार पर सरकार की असफलता का मतलब यह कि आम आदमी परेशान। एक बात बहुत मजबूती के साथ कही जाती है, देखिए भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, इससे बड़ा मिसनॉमिनर और कोई चीज नहीं हो सकती। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब उस वक्त हम तुलना कर लेते कि भारत जो दुनिया में बहुत गरीबी थी, सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी हम 6ठे थे, क्योंकि हमारी आबादी है। जब हमारी आबादी 142 करोड़ हो जाएगी तो आप उस इकोनॉमी का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली नंबर 5, नंबर 4 पे, अगर 3 पे भी हुआ तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा पिछले 9 सालों में, ये देखने वाली बात। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे जो देश है उनकी तुलना में कितनी, आप अगर इंग्लैंड से तुलना करेंगे तो इंग्लैंड में पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में कम से कम 20 गुना ज्यादा है। फ्रांस वगैरह से करेंगे तो और ज्यादा आपको नजर। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भले ही इस आपके सर्वे में लोगों ने अशरफ और उसके मारने की तारीफ कर दी हो, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फुल पब्लिक ग्लेयर में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, कैमरे के सामने मर्डर हो रहा है और यूं पिस्टल लगा के गोली की जा रही है, और योगी सरकार उसको असफलता नहीं मानती है। मतलब इससे और कह रही है कि माफिया खत्म कर दिया। आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पाल का खुलेआम मर्डर हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से इसका मर्डर हुआ, अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कानून टूटा है, ये कोई नहीं इसको डिनाई कर सकता। लेकिन आशुतोष जी, हैरानगी इस बात की होती है मुझे कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम 6ठी नंबर पे अर्थव्यवस्था हमारी थी 1947 में, बीच में तो नीचे चली गई थी, तादाद तो लोगों की तब भी बढ़ रही थी, तब तो हम ऊपर नहीं थे। अब आपको पर कैपिटा इनकम याद आ रहा है, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी या उससे पहले की सरकारें थी, तब तो आपने ये आंकड़ा कभी नहीं कहा कि भाई ये तो तादाद आपकी ज्यादा है, फिर भी आप पीछे हैं। तब एक आंकड़ा था जो 2004 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 से लेकर 2011 तक, अगर आपसे 2009 को छोड़ 2008 को छोड़ दिए, भारत की अर्थव्यवस्था 7, 7.5, 8, 8.6, 8.9 तक ग्रो कर रही थी। आज अब 2014 से देखिए कि क्या है एवरेज हमारी ग्रोथ की, और 2019 के बाद क्या ग्रोथ की एवरेज है, जबकि आपका बेस बहुत नीचे चला गया। और डिमोनेटाइजेशन के समय में जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि आपकी अर्थव्यवस्था 2% नीचे जाएगी, वो 2% नीचे गई। अगर इस तरीके के फैसले नहीं किए गए होते, समझदारी और कोविड जो हुआ और पूरी दुनिया में जो हुआ, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है जो इस देश में हुआ। आशुतोष जी, ये नंबर आप देख रहे हैं तो फिर तो बंगाल में भी खेला होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बंगाल में टीएमसी को 20 से 22 सीट, क्योंकि पिछली बार उनको 22 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी।
देखिए एक चीज महत्वपूर्ण है इस पूरे फिगर के अंदर, वो फिगर महत्वपूर्ण है 106 से लेकर 144। अगर कांग्रेस प्लस की सीटें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को 38.2% वोट मिल रहा है। अब ये 38.2 का मतलब ये है कि आप अभी भी देश के अंदर करीब 61% लोग आपके खिलाफ है। और ये बात बार बार नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरीके जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि भाई वो देश के ग्लोबल लीडर, सब कुछ ठीक है, अप्रूवल रेटिंग सब कुछ ठीक, बट सवाल ये है कि कांग्रेस जब अपने उरूज पे थी तब कांग्रेस का वोट शेयर कभी भी 43-45% से नीचे नहीं है। आपका 37-38 पे आके रुका हुआ, और यही इनकी बीजेपी की सबसे बड़ी वर्नरेबिलिटी। अगर 2-3% में अगर नीचे चला गया तो फिर इसके बाद बीजेपी का क्या होगा। तो इसलिए जो मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला नंबर है वो कांग्रेस प्लस का 144 तक पहुंचने की उम्मीद। अगर 144 तक पहुंच रहा है, ऐसा अगर आकलन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर